अब से बस 90 घंटे बाद भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। चांद के बाद अब भारत सूरज को अपनी मुट्ठी में करने जा रहा है। इसरो 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च करेगा जो सूरज की ओर रवाना होगा। भारत का सूर्ययान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। वहां तक पहुंचने में उसे 4 दिन ज्यादा लगेंगे। अगर दिन की बात करें तो 125 दिन लग सकते हैं। सूरज के करीब पहुंचने पर आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूरज पर रिसर्च कर सकता है। इस मिशन का पूरा खर्च करीब 400 करोड़ रुपए है। जी हां, इसरो आदित्य L1 के साथ पापा को भेजने की तैयारी कर रहा है। वो पापा क्या है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दस दिन इसरो के 2 कीर्तिमान। 23 अगस्त चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग। अब 2 सितंबर का इंतजार जब सूर्ययान जाएगा सूरज के पार। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित देश को अब बेसब्री से 2 सितंबर सुबह 11:50 का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन इसरो सूरज की ओर अपने पहले मिशन आदित्य L1 को रवाना करेगी। आदित्य L1 अंतरिक्ष में इसरो का एक चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा जो सूरज के करीब पहुंचकर सूरज के रहस्यों का खुलासा करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सूरज के नजदीक जाने पर कहीं आदित्य L1 गर्मी से जल न जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और पृथ्वी से सूरज की दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब अपना आदित्य L1 धरती से सूरज की कुल दूरी का 1% ही तय करेगा। फिर भी आदित्य L1 सूरज से ऐसी जानकारियां जुटाएगा जो गिनती के देश ही अब तक कर पाए हैं। सूरज पर इसरो को रिसर्च करने में मदद करेगा आदित्य L1 का पापा। जिस पापा की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे विज्ञान की भाषा में द प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य कहते हैं। ये आदित्य L1 पर लगा एक यंत्र है जिसका काम होगा सूरज पर उठने वाली लपटों का अध्ययन करना। इसके अलावा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज सूरज से निकलने वाले कणों पर रिसर्च करेगा, उसकी रिपोर्ट इसरो को भेजेगा। जब एक स्पेसक्राफ्ट या फिर हमारा एक सैटेलाइट उसको ऑर्बिट कर रहा होता है, उसकी विशेषता यह है कि उस ऑर्बिट पर रहते समय देयर विल बी नो अकल्टेशन एंड देयर विल बी नो एक्लिप्सेस। दैट मीन्स वो जो अध्ययन करने जा रहा है, जो स्टडी करने जा रहा है, वो हर चीज़ को हमेशा वो देखता रहेगा। इसीलिए इस ऑर्बिट में इसको लॉन्च करते हैं और इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। आदित्य L1 में कुल 7 यंत्रों को लगाया गया है जो रिसर्च में अहम भूमिका निभाएंगे। आदित्य L1 के जरिए सूरज के तापमान, सूरज पर उठने वाले सौर तूफान, उससे निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। सूर्य की वजह से ओजोन परत पर होने वाले असर की स्टडी भी आदित्य L1 करेगा। आदित्य L1 पर बेहद एडवांस्ड फोटोग्राफिक टेलीस्कोप लगे हैं जो सूरज के सतह की शानदार तस्वीरें भेजेगा। आदित्य L1 सूरज के करीब जिस स्थान पर जाकर रुकेगा उस जगह को लैग्रांजियन पॉइंट कहते हैं। लैग्रांजियन पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण होता है। ऐसे में वहां पर अंतरिक्ष यान को ठहरने में मदद मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्पेस है। L1 पॉइंट ऐसी जगह है जहां से सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज कभी छिपेगा नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये पहले तो इतना दूर जाएगा। चंद्रमा तो हमारे पास था, मार्स भी पास है। ये अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाने की कोशिश करेगा। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है। तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह से जुड़े रिसर्च भेज रहा है, चांद की धरती के वीडियो भेज रहा है। लैंडर विक्रम ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त बनाया 3 मिनट 50 सेकंड का वीडियो भी भेजा है जिसमें वो चांद पर लैंड करता दिख रहा है। 2 सितंबर को भारत का आदित्य L1 140 करोड़ उम्मीदों को लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। पूरे देश को उम्मीद है कि आदित्य L1 का स्ट्राइक रेट 100% होगा। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चंद्रयान की सफलता से पाकिस्तान के लोग इस कदर सदमे में हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलें और क्या बोलें। विक्रम और प्रज्ञान ने अभी पड़ोसी को दिन में तारे दिखाए ही थे कि सीमा पार भारत के सूर्ययान की खबर भी पहुंच गई है। भारत के दोनों मिशन को लेकर जरा पाकिस्तान के लोगों का अज्ञान तो सुनिए। भारत के सूर्य मिशन के बारे में सुनकर पाकिस्तान के लोग क्यों लग रहे हैं शॉक? भारत चांद पर पहुंचा। पाकिस्तानी अभी सपने में ही उड़ रहे हैं। चांद जीता, अब सूरज की बारी। पाकिस्तान में भारत का खौफ चल रहा है। अभी भारत के चांद पर पहुंचने का गम कम भी नहीं हुआ था कि इसरो के नए मिशन ने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं। चंद्रमा फतेह के बाद भारत अब सूरज की ओर अपना अंतरिक्ष यान आदित्य L1 भेजने जा रहा है। जब से पाकिस्तान के लोगों ने भारत के मिशन सन के बारे में सुना है, वो किसी दूसरी दुनिया में ही चले गए हैं और अजब गजब बयान दे रहे हैं। जब से भारत का चंद्रयान सफल हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अब भारत के आदित्य L1 की खबर सुनकर तो उनके होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लोग इस कदर सदमे में हैं कि उन्हें भारत के मिशन सन पर यकीन ही नहीं हो रहा है। लिमिटेड ज्ञान वाले पाकिस्तानी इसरो के सूर्य मिशन पर अनाप शनाप बयान देकर अपने ही मुल्क की फजीहत करवा रहे हैं। एक और बयान सुनिए और अपनी हंसी रोक सकें तो रोक लीजिए। सूरज मिशन तो छोड़िए, पाकिस्तानी तो अभी तक भारत के चांद पर लैंडिंग के सबूत मांग रहे हैं। भारत चांद पर सफल हो गया, इसी बात से कुछ पाकिस्तानी तो अभी तक सदमे में हैं। चंद्रयान के विक्रम और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं अंतरिक्ष ज्ञान से अनजान पाकिस्तानी अभी तक चांद पर भारत के तिरंगे की खबर ही नहीं पचा पा रहे हैं। बेस सिर पैर की बात कर पाकिस्तान के लोग अपना ही मजाक बना रहे हैं। भारत जहां एक ओर चांद पर चहलकदमी कर रहा है, तो दूसरी ओर कई पाकिस्तानी मानते हैं कि उनका मुल्क तो खुद ही एक चांद है। ऐसा चांद जहां ना बिजली है, ना पानी और ना ही जीने की उम्मीद। पहले चांद और अब सूरज। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का हाल दुनिया के सामने। साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इतना पिछड़ गया है कि उसकी तुलना अब अफगानिस्तान जैसे देशों से होने लगी है। साइंस और टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तानियों का ये ज्ञान बिल्कुल भी हैरान नहीं करता। नफरत और आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम को विज्ञान से कितना दूर कर दिया है, ये पाकिस्तान के लोगों के बयान बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो पाकिस्तान से इस तरह की बेतुकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यहां भारत न केवल अंतरिक्ष के मोर्चे पर सफलता हासिल कर रहा है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी देश को कामयाबी हासिल हो रही है। इस्लामिक देश इजिप्ट से भारत की दोस्ती चर्चा में है। भारतीय सेना इजिप्ट में हो रहे 34 देशों के युद्ध अभ्यास में शामिल हुई है। ये युद्ध अभ्यास चीन के खिलाफ किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। जल में, थल में, आकाश में एकजुट हुई 34 देशों की सेनाएं भारत से 4900 किलोमीटर टैंक गरज रहे हैं। आसमान से फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं। सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। ये तस्वीरें इजिप्ट में हो रहे 2023 के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास की हैं। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास इसलिए क्योंकि 1, 2 या 10 नहीं, 34 देशों की सेनाएं इसमें शामिल है। इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है ब्राइट स्टार 2023। इजिप्ट में चल रहे युद्ध अभ्यास में सभी 34 देशों की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत भी ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास का हिस्सा है। भारत ने इस युद्ध अभ्यास में 5 MiG-29 लड़ाकू विमान भेजे हैं। MiG-29 के अलावा भारत के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 स्पेशल फोर्स के जवान युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास इजिप्ट की राजधानी काहिरा में चल रहा है। भारत के अलावा जो और देश युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं, उनमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में 34 देशों के 8000 से ज्यादा सैनिक एक दूसरे से युद्ध की रणनीति समझ और सीख रहे हैं। ब्राइट स्टार
2023 युद्धाभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। भारत पहली बार इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और इजिप्ट के बीच रिश्तों में मजबूती आई है। इसी साल इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भारत के दौरे पर आए थे और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी इजिप्ट के दौरे पर गए थे। तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत और इजिप्ट के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। उसी का असर अब युद्धाभ्यास के रूप में दिख रहा है। एक तरफ भारत 34 देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो इससे बौखलाए चीन ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो भारत और इजिप्ट की दोस्ती अब कितनी बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 की बैठक में भारत ने अतिथि देश के रूप में मिस्र को बुलाया है, जिससे साबित होता है कि दोनों देश 75 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आइए इसी से जुड़ी कुछ और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। युद्ध अभ्यास के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग शुरू हो गया है। इसके साथ ही इजिप्ट और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी पर भी काम चल रहा है। इजिप्ट भारत से मिसाइल, लड़ाकू विमान और दूसरे रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। इजिप्ट अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मदद चाहता है, जिस पर भारत ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी है। तो वहीं भारत के लिए इजिप्ट अफ्रीका में निवेश का रास्ता बना सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। इजिप्ट आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत के साथ खड़ा है, जिससे इस्लामिक देशों के मंच पर हिंदुस्तान को राहत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान समेत कई देश इस मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं। तो किस तरह से ये दोनों देशों के रिश्ते आगे और मजबूत हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को भी तकलीफ हो रही है। और कुछ दिनों के बाद देश में पहली बार G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी होने वाली है। इसमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित दुनिया के 18 देशों के टॉप लीडर शामिल होंगे। पर चीन से भारत की ये तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए G20 से ठीक पहले चीन ने अपना नया विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कई हिस्सों को चीन ने अपना इलाका बताया है। नए नक्शे में चीन ने अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। जी न्यूज ने चीन के इस प्रोपेगेंडा को प्लेटफॉर्म नहीं देने का फैसला किया है, इसीलिए हम आपको वो विवादित मैप नहीं दिखा सकते। G20 से ठीक पहले और पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी मैप से आप चीन के प्रोपेगेंडा को आसानी से समझ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों में LAC पर शांति बनाने और तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी, पर चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया और ये हरकत कर दी। तो चीन एक हफ्ते भी अपनी बात पर टिक नहीं पाया। वजह एकदम साफ है, भारत आज की तारीख में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है, जबकि चाइनीज इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। G20, क्वाड जैसे ग्रुप्स में भारत ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ अपनी जगह बनाई है। इसके उलट चीन ने विस्तारवादी नीति अपनाकर दुनिया के कई देशों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज की तारीख में दुनिया भर के देशों के बीच पीएम मोदी की इमेज एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरी है, जबकि जिनपिंग की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए जिनपिंग के इशारे पर विवादित नक्शा भी जारी किया गया है। ये चाइना की चाल भी है। वैसे ही पहली बात तो चाल है, एक मैप दिखा करके जिसमें कि भारत की टेरिटरी को अपनी कह रहा है, और दूसरा उसके ऊपर ये टाइमिंग के हिसाब से ये चाल है कि भारत की G20 की तैयारियों को, भारत की G20 की स्मूथ फंक्शनिंग में एक अड़चन आए। G20 में जितनी मीटिंग्स होनी है सब में चाइना के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सबको एक कॉमन आउटकम निकालना है। तो अगर हमारी बैकग्राउंड में चाइना के साथ ज़्यादा परेशानी चल रही है तो ऑब्वियसली हम चाइना के प्रपोजल्स को ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे, और उसके चलते क्या होगा कि G20 की जो आउटकम्स आनी है, एग्रीमेंट्स आनी है, उनमें भी अड़चन हो जाएगी या डिले हो जाएगी या कंसेंसस नहीं बनेगा।
तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके भारत की छवि को और G20 के अंदर जो मीटिंग्स होनी है उसमें भारत को थोड़ा लड़खड़ा करके चाइना का ऑब्जेक्टिव हो सकता है और है कि G20 सक्सेसफुल पूरी तरह से ना हो। चाहे खुशी हो या गम, पाकिस्तानियों को भारत की याद जरूर आती है। 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें आजकल प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना भी बहा रही हैं और इस क्रिकेट मैच से पहले पाकिस्तान में भारत के क्रिकेटर विराट कोहली का नाम वायरल है। पाकिस्तानी जनता अपनी टीम को विराट की बैटिंग से बचने के लिए टिप्स दे रही है। सबको डर है कि अगर 2 सितंबर को विराट का बल्ला चला तो पाकिस्तानियों के लिए उनको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। एशिया कप में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और उससे पहले पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस विराट कोहली का नाम जब पाकिस्तानियों को यकीन है कि विराट कोहली पिच पर टिक गए तो सेंचुरी या डबल सेंचुरी कोई भी आंकड़ा बन सकता है। कुछ पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली की बल्लेबाजी से डरते हैं, कुछ उसे बाबर आजम से ज्यादा बेहतर मानते हैं। पाकिस्तान से आए बयानों में एक बात तय है कि वहां विराट कोहली की बैटिंग का खौफ चल रहा है। इंडिया के टॉप क्रिकेटर विराट कोहली के लिए पाकिस्तान के इस डर की वजह दोनों देशों के क्रिकेट मुकाबलों के आंकड़ों में नजर आ रही है। विराट कोहली ने एशिया कप की 10 इनिंग्स में 97 की स्ट्राइक रेट से 613 रन बनाए हैं। इसमें विराट का सबसे ज्यादा स्कोर 183 भी शामिल है, जो 2012 के एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इसीलिए पाकिस्तानी मानते हैं कि विराट बाकी टीमों को भले ही गलती से डिस्काउंट दे दें, पर पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला अक्सर कमाल करता है। विराट का डर पाकिस्तान पर सवार है और किसी बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया के खिलाफ उतरने की बात से ही पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों के पैर कांपने लगते हैं। इसकी वजह है एशिया कप का इतिहास। एशिया कप के वनडे इंटरनेशनल और T20 में भारत और पाकिस्तान के बीच 17 मुकाबले हुए। इसमें 9 जीत के साथ भारत आगे है, जबकि टीम पाकिस्तान सिर्फ 6 बार मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे पाई और 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तानी पत्रकार भी मानते हैं कि भारत के खिलाफ खेलना टीम बाबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। टीम बाबर का जोश बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक वीडियो रिलीज किया। इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी एशिया कप के पहले अपने फोटो और वीडियो बनवाते दिख रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो टीम को एशिया कप में अपनी जीत का फुल कॉन्फिडेंस है। पर टीम पाकिस्तान के मन की बात वहां की आवाम सच सच बता रही है। 22 गज की पिच पर विराट कोहली का सामना करने में डर सबको लग रहा है। इसीलिए आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सामने आए तो उनसे भी पत्रकारों ने यही सवाल पूछा कि क्या इस बार कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम से बहुत उम्मीदें हैं, पर आवाम को 100% भरोसा है कि विराट कोहली शायद अकेले ही पाकिस्तान को धो देंगे। जी न्यूज लगातार मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम चला रहा है। नितिन देसाई ने 2 अगस्त को आत्महत्या की थी और उनके परिवार ने इसका आरोप फाइनेंस कंपनी एडलवाइस के कुछ अधिकारियों पर लगाया था। नितिन देसाई के परिवार का आरोप है कि अभी तक उनकी एफआईआर में नामजद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह भी दावा है कि एफआईआर में नामजद एक आरोपी जितेंद्र कोठारी ने 25 अगस्त को मीटिंग करके एनडी स्टूडियो पर एनसीएलटी के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई करने की कोशिश की। परिवार का आरोप यह भी है कि एडलवाइस कंपनी के कर्ता धर्ता राजेश शाह भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि ये सभी पहुंच के बाहर हैं। इस पूरे मामले को लेकर जी न्यूज की टीम ने नितिन देसाई के चाचा श्रीकांत देसाई से बात की है और वो इस जांच को लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो एक मीटिंग बुलाई गई थी अभी बीच में 25 तारीख को, जिसमें जितेंद्र कोठारी वो शख्स जो इस पूरे मामले में आरोपी भी है, क्या उस मीटिंग में बातचीत हुई? आपके लोगों की तरफ से कौन उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था?
हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा तो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में ही ये मीटिंग थी, तो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के ही 2 आदमी उधर वो अटेंड कर रहे थे। क्या कहा गया उनकी तरफ से उस मीटिंग में? आप लोगों का भी कुछ पक्ष सुना गया या फिर सिर्फ उनकी तरफ से? नहीं, हमारा हम लोग का तो बोलने का उसमें है ही नहीं था, मौका ही नहीं था। क्यों, वो लोग ही खाली बता रहे थे कि क्या क्या चीजें चाहिए, कौन से तरह हिसाब से हम लोग इधर कैसे चलाने वाले हैं, वो हिसाब से वो डिटेल में बता रहे थे कि हम लोग ऐसे करने वाले हैं, वैसे करने वाले हैं। तो वो हिसाब से उन्होंने खाली वो जूम कॉल मीटिंग ये किया था, अरेंज किया था। फिर भी मैं बोल रहा, क्या बताया? जैसे बुलेटिन में जानकारी थी कि कुछ सिक्योरिटी कर्मी, एडवोकेट, ये सारी चीजों की फीस और ये सारी चीज पे ही बात हुई। हाँ, ये लेटर में तो उन्होंने बताया था, मगर अभी मालूम नहीं वो कौन खर्चा करने वाला था, क्या खर्चा करने वाला था। यही चीज बात हुई मीटिंग में। यस। तो ये कौन करेगा अभी ये इसके ऐसे तो हिसाब से वो लोग ही करेंगे, जो कंपनी ने भेजा है वो लोग ही करने वाले। तो एडलवाइज मतलब इस पूरे खर्चे को वहन करेगी, जो भी सिक्योरिटी लगाई जाएगी, ये सारी चीज लगाएगी। एक चीज समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले का आरोपी जितेंद्र कोठारी, वो उस मीटिंग को बुलाता है, उस मीटिंग में बैठता है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच कर रही है और दूसरी तरफ मीटिंग बुलाई जा रही है। ये समझना चाहते हैं कि परिवार क्या सोचता है इस पर। अभी देखो, कोठारी एक कौन सा आरपीएफ का आदमी था, बराबर कंपनी ने अपॉइंट किया था वो आदमी। अगर उसने वो फर्स्ट टाइम जब भी नितिन जी से बात हो गई थी, उसके ऊपर उसको ऐसा टॉर्चर कर रहा था, मैं आता हूँ, मैं मेरा ये करके दैट मीन सिक्योरिटी लेके आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो हिसाब से किए वो बात करता था। तभी जब भी ये उसने इतना हैरेसमेंट कर दिया था, तभी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नितिन जी, अरे हम लोग को थोड़ा अवधि तो दे दो। उसके अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली में केस भी फाइल किया था, मगर वो केस फाइल नहीं हो गया उधर, उससे वो केस उधर लिया ही नहीं उधर। तो वो उसमें वो फ्रस्ट्रेट होके आ गए थे दिल्ली से। और मैं बोलता हूँ उसके वजह से उसने जो टॉर्चर किया था उसने जितेंद्र कोठारी ने, उसके ऊपर से हम लोग उसके ऊपर वो भी ये उसके लिए ये है ना, कारणीभूत है ना, कि ये उसने भी ये वजह बन गया। हाँ, वजह बन गई थी कि फिर भी ये आदमी इसके ऊपर एफआईआर होते हुए भी ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग कैसा ले सकता है? तो आप लोग ने इसकी जानकारी पुलिस को दी कि भाई एक आरोपी इस तरह से मीटिंग ले रहा है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने इसका सवाल किया उनसे? बोला पुलिस लोग को तो मालूम है और हम लोग बताया भी था ना, कोठारी तो उधर ये कर रहे हैं। तो जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है और अश्विन पांडे इस खबर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार हम फिर से अश्विन का रुख करते हैं और अश्विन से समझते हैं कि ये मामला अब तक कहां पहुंचा है। इस पूरे मामले में दर्शकों को बताइए अश्विन, अब तक क्या अपडेट आया है, क्या कह रहा है परिवार? जी देखिए, परिवार का एक ही कहना है कि इस पूरे मामले में जो नामजद आरोपी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चाहे एडलवाइज के वो अधिकारी जिसमें रशेद शाह हैं, जो है कयूर मेहता है, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जितेंद्र कोठारी जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, एनसीएलटी जो है बाकायदा एनसीएलटी की तरफ से मान्यता मिली है कि ये पूरे इस मामले को सुलझाएगा और जो है आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा। लगातार ये प्रेशर करता रहा जितेंद्र कोठारी और इसी कारण जो परिवार का आरोप है, इन्हीं कारणों से जो है आखिरी दौर में वो जो है नितिन देसाई काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वही जितेंद्र कोठारी बाकायदा एक लेटर लिखता है और एनसीएलटी के आदेश का हवाला देते हुए और कार्रवाई की जो समय सीमा है उसकी जानकारी देते हुए, नियमों का हवाला देते हुए वो मीटिंग बुलाता है। और मीटिंग में बाकायदा ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग थी जो 24 अगस्त को होनी थी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर 25 अगस्त को रखा गया, जिसमें नितिन देसाई की तरफ से उनके अकाउंट डिपार्टमेंट की टीम थी, इसके अलावा एडलवाइज कंपनी के अधिकारी शामिल थे, जिसमें ये तय होना था
कि जो सुरक्षा कर्मी अब जो है एनडी स्टूडियो की देखरेख करेंगे उनकी फीस क्या होगी, खुद जितेंद्र कोठारी जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर काम करेगा उसकी फीस क्या होगी, एडवोकेट जो बाकायदा अपॉइंट होंगे इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, जो लॉ फर्म अपॉइंट होगा उनकी क्या फीस होगी, इन तमाम बातों को लेकर एक बैठक थी और इस फीस को देगा कौन ये तय किया जाना था। तो परिवार की तरफ से बताया गया कि एडलवाइज ये फीस देगी, ये उस दिन की मीटिंग में तय हुआ। लेकिन परिवार का आरोप ये भी है कि जिस तरह से जितेंद्र कोठारी जो इस मामले में नामजद आरोपी है वो ऐसे बैठक कैसे बुला सकता है जबकि वो नामजद आरोपी है और पुलिस की पहुंच से दूर है। परिवार को पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो आरोपियों की तलाश में है लेकिन वो आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है। और जब ये मीटिंग बुलाए जाने की नोटिस परिवार के लोगों को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और ये बताया कि बाकायदा वो जूम कॉल पर मीटिंग लेने वाला है। ऐसे में उस पर कार्रवाई आप लोग कब कर रहे हैं? हालांकि पुलिस की तरफ से कोई खास जो है एक्शन नहीं दिखाई दिया। अश्विन, अगर आप दर्शकों को फटाफट ये बता सकें कि इंसाफ की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बिल्कुल साफ है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मामला इस वक्त हाई कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोई राहत नहीं दी है। आरोपियों ने राहत की मांग की थी कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन यानी कि कोई भी जो है पुलिस एक्शन ना ले, उन्हें इसको एक तरह से उन्हें शील्ड किया जाए कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कोई भी राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई चल रही है, फिलहाल इसकी ज़रूरत अभी कोर्ट को नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद भी यानी कि कोर्ट सीधे तौर पर आरोपियों को कोई राहत नहीं दे रही है, इसके बावजूद परिवार का यही कहना है कि जब कोर्ट से राहत नहीं दी जा रही है उन आरोपियों को तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिनकी वजह से नितिन देसाई की आत्महत्या हुई, उन्होंने आत्महत्या को अंजाम दिया, आत्महत्या कर ली। ऐसे में इन आरोपियों पर एक्शन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच वो बहुत धीमी गति से चल रही है। क्या वजह है, इस पर पुलिस की तरफ से कोई भी जो है बयान साफ तौर पर अभी तक नहीं आया है। जी न्यूज़।